गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन है, पहले उसी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है और शायद वो रह गया था बताने का। एक है एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट या जो बाहरी प्लैनेट होते हैं उनको एक्सो प्लैनेट कहता है। मीन्स सौर मंडल के बाहर जितने भी ग्रह होंगे उनको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। ठीक है, एक होता है, एक हमारा एक्सो प्लैनेट का सिंपल मतलब समझना, जो भी सौर मंडल से बाहर के जितने भी ग्रह हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। एक और प्लैनेट होता है जिसको हम बोलते हैं रोग प्लैनेट या दुष्ट जो ग्रह है वो बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रोग प्लैनेट या दुष्ट ग्रह। तो ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली सभी ग्रह जो हैं वह किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकाशगंगा में कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहे हो। जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहे हो उनको रोग प्लैनेट या दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है। तो एक्सो प्लैनेट का मतलब सौर मंडल के बाहर जितने भी प्लैनेट है वह सभी हमारे लिए एक्सो प्लैनेट हो गए, यानी वह बाहरी प्लैनेट है। और जहां तक रोग प्लैनेट की बात होती है, रोग प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा हो। ठीक है, गोल्डीलॉक जोन वह जोन है जहां पे जीवन संभव हो सकता है। जैसे पृथ्वी, इसके बारे में मैंने थोड़ा बोला भी था। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है एक ऐसा ही जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जीवन संभव हो सकता है, उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है वह एक गोल्डीलॉक जोन में है। यहाँ पे सभी जो कंडीशंस हैं, सभी जो स्थितियां हैं वह इस प्रकार की हैं कि यहाँ पे जीवन संभव हो सके। ना तो यह सूरज से काफी दूर है, ना ही सूरज के काफी नजदीक है, तो इसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। और मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शायद बोला था ये क्लास में कि हमारे पृथ्वी के जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 40 अरब ऐसे प्लैनेट्स हैं, 40 अरब ऐसे ग्रह हैं जहां लाइफ संभव हो सकता है। वह सभी अपने अपने तारों के गोल्डीलॉक क्षेत्र में आते हैं। गोल्डीलॉक क्षेत्र कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है, क्योंकि तापमान वहां ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ही कम है। तो उसकी दूरी इतनी ऐसी है कि जहां पे लाइफ संभव हो सकता है। ठीक है, माइक्रोवेव बिजली को उष्मा में कैसे बदलती है? माइक्रोवेव बिजली को उष्मा में नहीं बदलती, माइक्रोवेव बिजली को माइक्रोवेव में बदलती है, सूक्ष्म तरंगों में बदलती है। और सूक्ष्म तरंगे जाकर जो भोजन के जो कण हैं उनको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस ऊर्जा से वह वाइब्रेट करते हैं, वह कंपन करते हैं, और उस कंपन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो माइक्रोवेव्स के बारे में मैंने ये शायद क्लास में डिस्कस भी किया था कि सूक्ष्म तरंगे जो हैं वह डायरेक्ट ऊष्मा के रूप में नहीं जाती। सूक्ष्म तरंगे जाकर हमारे भोजन के कणों के साथ इंटरैक्ट करती है, अन्योन्य क्रिया करती है, जिससे जो ऊर्जा है, जो माइक्रोवेव्स में या सूक्ष्म तरंगों में जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा चली जाती है भोजन के कणों के पास। और भोजन के कण फिर उस ऊर्जा के कारण आपस में वाइब्रेट करते हैं, उनका कंपन होता है, उससे जो ऊष्मा निकलती है उससे भोजन पकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक। सूर्य के निकटतम ग्रहों के पास अपने उपग्रह क्यों नहीं है? देखो, सूर्य के निकटतम ग्रहों के पास अपने उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कल एक और चीज देखा था कि सूर्य के जो निकटतम ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, उनका इवन वायुमंडल जो पुराना है वह भी दूर चला गया या हट गया। इसका कारण क्या था कि जब स्टार्टिंग में जब सौर ज्वाला हुई, सौर ज्वाला के कारण यह नष्ट होते चले गए या यहां से दूर हट गए। लेकिन जो आंतरिक ग्रह है उसमें पृथ्वी का आपको फिर भी एक उपग्रह देखने को मिलता है, और पृथ्वी के बाद फिर आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी का उपग्रह क्यों है? यह माना जाता है कि पृथ्वी के किसी एक उसी साइज के ग्रह से टक्कर हुई, और उस टक्कर के कारण हमें उसके जो भाग हैं, उसका जो खंड होगा वही मिलकर बन गया क्या? चांद, या फिर जिसको हम मून कहते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का दूसरे ग्रह के साथ टक्कर हुआ, उस टक्कर से जो पदार्थ अलग हुए वही पदार्थ आपस में मिलकर चंद्रमा को बनाते हैं। तो इसलिए पृथ्वी के पास उपग्रह है, और पृथ्वी के बाद के पास तो फिर क्योंकि सौर ज्वाला का प्रभाव कम होता गया तो उसके बाद के ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह हैं। ठीक है, आकाशगंगा के जो हम चित्र देखते हैं वो टेलीस्कोप के आधार पर है। आकाशगंगा की जो हम चित्र देखते हैं वो टेलीस्कोप के आधार पर है। सबसे पहले हम लोगों ने टेलीस्कोप के माध्यम से इन चित्रों को देखा है। दूसरी चीजें, आज के समय में जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, जैसे अब हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 2021 दिसंबर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, और वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें अंतरिक्ष के अनेकों जगहों के चित्र लेकर भेजता है। तो जो चित्र अभी के समय में हमें देखने को मिलता है
अंतरिक्ष के जो भी चित्र देखते हो वह उन्हीं टेलीस्कोप की मदद से लिए जाते हैं। तो आकाशगंगा पहले तो धरती पर स्थित जो टेलीस्कोप है उनके द्वारा बनाए जाते थे, अब अंतरिक्ष में स्थित पहले हबल टेलीस्कोप और आज के समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो ज्यादातर चित्रों को प्रदान करता है। साथ में हमारे जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में, वह अंतरिक्ष में जाकर अलग अलग क्षेत्रों की चित्र को लेते हैं। ठीक है, अब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वह खास क्यों है? क्योंकि वह उन क्षेत्रों को देखता है जिधर सूरज की रोशनी नहीं जा रही हो। यह सूर्य की विपरीत दिशा में देखता है। यह सूर्य से ढका हुआ है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, जहां पे पृथ्वी के कारण अंधेरा है, जैसे मान लो सूर्य यहां पे है, ठीक है, सूर्य यहां पे है, यहां पे पृथ्वी है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहां पे स्थित है। यहां पे स्थित होने का मतलब अगर पृथ्वी यहां पे आ गई तो ये भी यहां पे आ जाएगा, यहीं पे स्थित नहीं रहेगा, उसके साथ मूव कर रहा है। तो पृथ्वी और सूरज के साथ वह एक ऐसे पोजीशन में है जहां वह लगातार पृथ्वी के कारण सूरज से ढका हुआ रहेगा, और ढका हुआ होने के कारण जब यहां पे लाइट नहीं पहुंचती सूरज की, तो यह बाकी ब्रह्मांड को देखने की क्षमता रखता है कि बाकी जगह देख पाए। बाकी जो हमारे टेलीस्कोप है इन सभी एरिया को देखते हैं, लेकिन यह जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वह अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों को देखता है, उनके चित्र भेजता है जिसको अभी तक हम नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, और इसीलिए इसको टाइम मशीन भी बोला गया, क्योंकि यह अतीत की चीजें, जैसे मान लो अतीत में आज से कुछ अरब साल पहले जो घटनाएं हुई होंगी, उनका प्रकाश अभी तक आ रहा होता है या उनके प्रकाश को अभी तक पहुंचने में समय लगता है। तो जैसे ही इस टेलीस्कोप में वह घटनाएं आएंगी या वह प्रकाश आएंगी, उसे पुराने जो घटनाएं हुई होंगी उसका भी चित्र मिलता है। तो इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से हम अतीत में भी देख पाते हैं। तो जितने भी चित्र हैं वह टेलीस्कोप के माध्यम से लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के एंटी मैटर के बारे में। देखो, न्यूट्रॉन के एंटी मैटर को प्रपोज किया गया है। ज्यादातर जो हमें एंटी मैटर मिला है वह पॉजिट्रॉन मिला है, जो इलेक्ट्रॉन का उल्टा है। एंटी मैटर प्रोटॉन का भी होगा, एंटी मैटर न्यूट्रॉन का भी होगा। तो क्वार्क के अप डाउन से नहीं, जैसे हमने इसमें क्या देखा था न्यूट्रॉन में कि क्वार्क पर जो हर एक क्वार्क है उस पे आवेश होता है। अभी तक हमने सिर्फ 2-3 क्वार्क को लिया था, टॉप और डाउन को। इसके अलावा इसमें बॉटम और अप भी हो सकता है, चार्म और स्ट्रेंज भी हो सकता है। तो अलग अलग क्वार्क्स के मिलने से इसका एंटी मैटर बन सकता है, या एंटी मैटर की कुछ और पदार्थ भी हो सकते हैं। तो एंटी न्यूट्रॉन या एंटी प्रोटॉन को प्रपोज किया गया है। एंटी न्यूट्रॉन को इसलिए बोलते हैं कि हर एक पदार्थ का जो हाइपोथेसिस है उसमें यह कहा जाता है कि हर एक पदार्थ का एक विपरीत पदार्थ होगा। ठीक है, हाँ, न्यूट्रॉन पे हमें देखने को यह मिलता है कि सभी क्वार्क्स के जो आवेश को मिलाकर इसका आवेश 0 होता है। तो दूसरा जो पदार्थ होगा उसका भी आवेश 0 होगा, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वह अलग होंगे। तो एंटी न्यूट्रॉन में यह होगा। एंटी न्यूट्रॉन का अपोजिट कभी भी प्रोटॉन नहीं होता, या न्यूट्रॉन का अपोजिट प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पदार्थ हैं। यह प्रति पदार्थ या एंटी मैटर नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर ये पदार्थ और प्रति पदार्थ होते तो पदार्थ और प्रति पदार्थ के आपस में टकराने से यह विस्फोट हो जाता, जिससे फिर जो परमाणु बने हैं वो बन नहीं पाते। ठीक है, और बाकी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो इसको मैं एक काम करूंगा, इसको अगला सेशन जो कल है, कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं टाइप्ड में इसमें ले आऊंगा और फिर उसको हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं अपने पास रख रहा हूँ, 6 क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इनको इस पे रख के उसके बाद मैं फिर कल इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं यूनिवर्स से थोड़ा बाहर यूनिवर्स से बाहर आते हैं और हम लोग पहुंचते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में हमें जो टॉपिक्स देखना है उन टॉपिक्स के बारे में मैं पहले से बता देता हूं। जैसे जब हम लोगों ने बायो में पढ़ा था, तो उसमें बायो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसके बारे में मैंने बोला था कि हम मेंस में आ सकता है। ठीक है, मेंस में आ सकता है, जिसमें मैंने आपको बोला था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, यानी कि रोगाणु प्रतिरोध क्षमता। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मेंस में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज, कल, आने वाले 1-2 साल, 2-3 साल बाद कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह हमेशा का एक बर्निंग टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिसपे कभी भी सवाल आ सकते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, हम लोग आज केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स मैं पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह है अवस्था के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं
उसके बारे में सबसे पहला पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 5 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें देखेंगे वह है जो पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तीसरी चीज जो हम देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वह होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और ये तो वो टॉपिक हो गए जो हमें मिलेंगे, थोड़ा बहुत कभी प्रीलिम्स में पूछ ले तो पूछ ले। जो हमें दो चीजें यहां पर मेंस के हिसाब से पढ़नी है, एक तो हम पढ़ेंगे ग्राफीन के बारे में। ठीक है, यहां पर जो हमें आज के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तत्व है, तत्व क्या इसको बोल सकते हैं, एक पदार्थ है ग्राफीन, एक अपरूप है कार्बन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफीन के क्या गुण होते हैं, ग्राफीन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ग्राफीन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और दूसरा एक टॉपिक होगा दुर्लभ पृथ्वी तत्व, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो हमें केमिस्ट्री में जो एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है वो ये टॉपिक्स होंगे। एसिड बेस सॉल्ट, ये सभी हमें नहीं देखना होता, एसिड बेस सॉल्ट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ना ही आपको एलिमेंट्री टेबल याद करना है, अब तो क्लास 10th के सिलेबस से भी हट गया है। अगर आप लोग अभी क्लास 10th का एग्जाम दे रहे होते तो और आसान हो जाता। क्लास 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी में से हटा दिए गए हैं, तो जो 16 चैप्टर्स हुआ करते थे वो अब घट के 13-14 चैप्टर्स हो गए हैं। 10th का भी जो साइंस का जो चैप्टर्स है उसको भी खत्म कर दिया गया है, तो अब आपको वो पार्ट भी नहीं पढ़ना है कि हाँ एलिमेंट्री टेबल को याद करो। पहले ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते थे कि एलिमेंट्री टेबल को आप याद करो। ठीक है, तो अभी आप फिर से, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 10th क्लास में, तो एक बार दोबारा से 10th देने की कोशिश कर सकते हो। अब आते हैं कि हमें केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स पढ़ना है उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने यूनिवर्स के टॉपिक में भी देखा था कि पदार्थ का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और कुछ जगह को घेरती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। केमिस्ट्री में भी जब हम आएंगे तो डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पदार्थों की अवस्था के बारे में जानना पड़ता है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ कैसे पाए जाते हैं, इन अवस्था के बारे में। और इसमें भी 2 अवस्था है जिसको लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तो बहुत बचपन की चीजें हैं। ठीक है, आप उसको हमेशा देखते आए हो। पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्लास दिख रहा है, इस ग्लास का जो सरफेस है वह सॉलिड है, इसके अंदर जो पानी है वो लिक्विड है, और ऊपर में थोड़ा सा जो लेयर बचा हुआ है उसमें गैस भी होगा। ठीक है, तो एक ही जगह पे आप तीनों चीजों को देख सकते हो, ठोस, तरल और गैसीय अवस्था। यह तीनों चीजें यहां मौजूद हैं। अच्छा, अब ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। यह सभी डिपेंड करता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है या इसके जो कण है उसके बीच में सघनता कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है, वह आपस में कितने क्लोज हैं, इसके बेसिस पे हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम सॉलिड का अगर हम डायग्राम देखें, आपने क्लास 10th में भी यह देखा होगा कि सॉलिड अगर है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वह आपस में काफी क्लोज होते हैं, वह काफी निकट होते हैं, एक दूसरे से निकट होते हैं, एक ठोस संरचना होती है, इनका जो आकार है वह फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, यह सभी चीजें इनकी फिक्स होती है। जैसे हम लिक्विड में आते हैं, यह जो पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर होते चले जाते हैं, तो इससे इनका आकार जो है वह बदल जाता है। इनका आकार कोई फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने
इस ग्लास में पानी को रखा है तो यह ग्लास के आकार का हो गया है। अगर जब यही बॉटल में था तो बॉटल के आकार का था। मीन्स इसका आकार जो है वो फिक्स नहीं है, यह परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका वो फिक्स रहेगा। उसमें भी इतना ही पानी था, ग्लास में रखा तब भी इतना ही पानी है। तो 1 लीटर पानी हमेशा 1 लीटर जगह जितना होगा उतना ही ऑक्युपाई करेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तीसरी एक अवस्था होती है गैसीय अवस्था, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे। क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? ठीक है, जो गैस आपको एक ग्लास में रखी जा सकती है उसी को इस पूरे हॉल में भी भरा जा सकता है। इस पूरे हॉल में भी उसी गैस को रखा जा सकता है, एक ग्लास के अंदर भी उसको रखा जा सकता है। तो यहां पे वॉल्यूम जो है वह भी फिक्स नहीं है, ना ही इसका जो आकार है वह भी फिक्स है। तो ये चीजें तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। अब इसमें ये 3 अवस्थाओं के बारे में आप जानते हो कि ठोस, तरल और गैसीय अवस्था है। इनके बीच में एक चीज और देखा जाता है कि 2 अवस्थाएं और हैं। 2 अवस्थाएं और हैं। एक अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। अब यहां पर एक चीज में कंफ्यूज मत होना, एक ब्लड में भी हमने प्लाज्मा पढ़ा था। ब्लड में जो प्लाज्मा है वह एक तरल माध्यम है, एक तरल पदार्थ है, एक तरल माध्यम है जिसमें रक्त की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो बायोलॉजी के प्लाज्मा को केमिस्ट्री से मिक्स मत करना, वह प्लाज्मा अलग है, वह ब्लड के बारे में है, वह एक तरल पदार्थ होता है। जब हम केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं तो उसमें एक और स्टेज आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो आखिर यह प्लाज्मा स्टेट है क्या? यह प्लाज्मा स्टेट क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे कॉमन कौन सी अवस्था है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? आज के समय में इस ब्रह्मांड में, पुरानी बातें भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड में अतीत में क्या हुआ होगा। आज के समय के इस ब्रह्मांड में मैटर की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा पाई जाएगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? गैसियस या प्लाज्मा? सॉलिड नहीं, अरे सॉलिड के साथ तो कोई भी नहीं है, ठोस के साथ कोई नहीं है। लिक्विड नहीं है। आज के समय में ऐसा बोला जाता है कि लगभग 96% जो पदार्थ है वह प्लाज्मा अवस्था में है। 96% पदार्थ आज के समय में प्लाज्मा अवस्था में है, क्योंकि मेजॉरिटी जो घनत्व है वह किसके पास होगा? स्टार्स के पास। और स्टार्स में जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो ये दावा किया जाता है कि लगभग 96%, चलो 96 नहीं 90 ही मान लेते हैं, बट फिर भी जो मेजॉरिटी है वह प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और प्लाज्मा अवस्था को हम गैसीय घटक नहीं बोल सकते या गैस का एक रूप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इस पे आते हैं। क्योंकि इसमें आने के बाद जो इसके पदार्थ हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसमें अपने कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे हर एक अवस्था के साथ पार्टिकल का अपना गुण होता है, पदार्थ का अपना गुण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो जल है वह तीनों अवस्था में पाया जाता है, वाष्प की अवस्था में भी, बर्फ की अवस्था में भी, और साथ ही साथ लिक्विड अवस्था में या तरल अवस्था में। ठीक है, तरल अवस्था में जो जल है उसमें घुलनशीलता आप देख सकते हो कि घुलनशीलता कितनी होगी। वाटर को लगभग बोला जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सभी चीजों को आपस में घोल सकता है। क्या आप आइस के ऊपर में किसी चीज को रखोगे तो क्या उसको घोल पाएगा? आइस में मान लेते हैं हमने एक बर्फ का टुकड़ा जमा लिया, उसके ऊपर में आप चीनी रखोगे तो क्या वो घुल जाएगा? उसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, हर एक अवस्था के साथ जो पार्टिकल्स का बिहेवियर है वह चेंज होता है। हर एक अवस्था के साथ पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है, उसकी जो ऊर्जा है उसमें बदलाव आता है, ऊर्जा में भी बदलाव आता है। जैसे आप मान लो सॉलिड है,
सॉलिड में जो पार्टिकल्स है क्या उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है? जब बर्फ है तो क्या उसमें ऊष्मा ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है या कम है? जब लिक्विड होती है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है या कम? और जब गैस में पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा। तो हर एक अवस्था के साथ इसके ऊर्जा के स्तर में बदलाव आता है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्लोज इसलिए है क्योंकि इस पार्ट को आप बिल्कुल याद रखना, ऊर्जा कितनी है इसी के बेसिस पे दोनों जो स्टेट है वो बने हुए हैं। जो बोस आइंस्टाइन संघनन है या फिर जो हमारी जो प्लाज्मा है, यह दोनों ऊर्जा के स्तर पर निर्भर है। यह दोनों ऊर्जा के स्तर पर निर्भर है, ठीक है। और इसीलिए इनको दो अलग अलग अवस्थाएं कही जाती हैं। नहीं तो प्लाज्मा वास्तव में सिर्फ गैस ही तो होती है। प्लाज्मा वास्तव में गैस के रूप में ही होती है, लेकिन फिर उसको हमने अलग अवस्था क्यों कहा, इस पे हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि प्लाज्मा को अलग अवस्था क्यों कहा गया है, कैसे यह गैस से अलग है। यह दिखने में भले ही गैस के जैसी हो, गैस की तरह यह भी, इसका भी कोई आयतन फिक्स नहीं होगा, इसका भी जो आकार है वह फिक्स नहीं होगा, आकार एवं आयतन दोनों बदलते रहेंगे। लेकिन फिर भी यह गैस क्यों नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इस रूम में गैस मौजूद है, उस गैस में आपको कोई चमक दिखाई दे रही है क्या? गैस में चमक दिखाई दे रही है? इस गैस में, इस रूम में बहुत सारा गैस मौजूद होगा, उस गैस में आपको कोई चमक नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो प्लाज्मा अवस्था है उसमें से गैस ग्लो करता है, उसके गैस में आपको चमक दिखाई देती है। जैसे आपको नियॉन के बल्ब दिखेंगे, नियॉन फ्लोरेसेंट लैंप्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से आपको एक चमक दिखेगी। उस गैस में से एक ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलती है। सूर्य में से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य में से जो ग्लो निकलता है, या तारों से जो चमक निकलती है, उस चमक के पीछे का राज क्या है? प्लाज्मा अवस्था। जो प्लाज्मा अवस्था है, जब भी कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में आती है तो होता क्या है, इसको समझते हैं। प्लाज्मा अवस्था किसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो गैसीय तो है, लेकिन गैसीय होने के साथ साथ वह आवेशित भी है, वह आयंस के रूप में है। यानी वह न्यूट्रल नहीं है, वह आवेशित है, वह आयंस के रूप में है। और जब कोई आवेशित गैस होगी तो उसके अंदर, और जब यह फुल एनर्जी में होगी, जब इसका ऊर्जा का स्तर बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है वह रेगुलरली, निरंतर रूप से अपनी कक्षा से जंप करते रहेंगे, अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते रहेंगे। आपने शायद क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा एक स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसके द्वारा लाइट निकलती है। ये क्लास 11 12 में पढ़ा है किसी ने? बोर स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में से, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एटम है, इस एटम का यह हमारा मान लेते हैं जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, जो नाभिक है। अब इसके आसपास में सिंपल भाषा में हम लोग रखते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को जब भी जंप करेगा, अपनी कक्षा से जब भी जंप करेगा, दूसरी कक्षा में जाएगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा जो है वह लाइट के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो जब भी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, वह आवेशित है और सुपर एक्साइटेड कहा जाता है कि सुपर एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है इसमें। उस ऊर्जा के कारण यह इलेक्ट्रॉन्स या इवन जो आयंस है वह रेगुलरली उनके बीच में कक्षा में बदलाव होता रहता है। कभी इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस लगातार चलता रहता है। प्रोटॉन का ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन अगर टूट गई तो मतलब परमाणु टूट जाएगा, तो परमाणु का जो विखंडन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटॉन्स नहीं निकलते। प्रोटॉन्स अगर निकलने लगे तो इतनी ऊर्जा निकलेगी, वह रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटॉन्स नहीं निकलते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लगातार जंप करते रहते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, और इसी जंप के कारण, इसी कक्षा के परिवर्तन के कारण उसमें से ऊर्जा निकलती है जो हमें लाइट के रूप में दिखाई देती है। जब भी हम प्लाज्मा अवस्था की बात करेंगे, दो तीन चीजें बेसिक होनी चाहिए। पहला, ये एक तरीके से यह गैसीय अवस्था में होगी। दूसरी, इसमें ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होगी। और ऊर्जा का मैंने यही बोला कि इस ऊर्जा के स्तर को याद रखना, जो तीसरा और चौथा और पांचवा स्टेज है, यानी कि जब हम इस अवस्था में आएंगे, यह भी गैसीय है, यह भी गैसीय है। इसका भी जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन
इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें ऊर्जा जो है वह ज्यादा होगी। और इस ऊर्जा के पीछे स्रोत कुछ भी हो सकता है। इस ऊर्जा के पीछे स्रोत कभी परमाणु संलयन हो सकता है, कभी कुछ और सोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, विद्युत के माध्यम से भी, जैसे नियॉन बल्ब में हम विद्युत के माध्यम से इतनी ऊर्जा देते हैं कि वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाए। तो जब जैसे ही यह प्लाज्मा अवस्था में आएगा, जैसे ही यह प्लाज्मा अवस्था में आएगा, इससे ग्लो निकलेगा, इससे चमक निकलती है, क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर चार्ज भी है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे आवेशित गैस है, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा उत्तेजित और बहुत ज्यादा ऊर्जावान कण है। और इन उत्तेजित और ऊर्जावान कणों से निरंतर कुछ प्रकाश बाहर की ओर निकलता रहता है, जो हमें दिखाई देता है। यही चीज हमें सूर्य में भी चमक का कारण बनती है। यही चीज हमें कई बार हमारे आयन मंडल से भी जो ऑरोरा फॉर्म होता है उसका भी कारण बनती है। जो ध्रुवीय ज्योति हमने देखा था, ठीक है, तो ध्रुवीय ज्योति के पीछे भी यह वजह हो पाती है कई बार कि प्लाज्मा स्थिति का निर्माण हो गया है। ठीक है, इसी प्लाज्मा स्थिति का हम इस्तेमाल नियॉन के बल्ब्स में भी करते हैं। नियॉन के जो बल्ब बनाए जाते हैं उसमें भी इसी प्लाज्मा स्थिति को बनाया जाता है। तो प्लाज्मा स्थिति पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें, एक बार मैं फिर से इसका डेफिनेशन दे रहा हूं, जो प्लाज्मा अवस्था है वह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, वह पार्टिकल्स, वह कण सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, यानी कि बहुत ज्यादा उत्तेजित और बहुत ज्यादा ऊर्जावान होंगे। यह आवेशित अवस्था में भी होंगे, मतलब इनके ऊपर चार्ज भी मौजूद होगा। इस आवेशित, उत्तेजित और ऊर्जावान स्थिति के कारण इसमें से लगातार कुछ लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती रहती है, जो हमें दिखाई देती है। तो यह जो अवस्था है वह प्लाज्मा अवस्था है। इसमें कोई डाउट? हाँ, प्लाज्मा जिस इस अवस्था में है, प्लाज्मा का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है, क्योंकि आयंस मूव कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, नहीं, ठंडा हो गया तो उस अवस्था में नहीं रहेगा। ठंडा होने के बाद वह इस अवस्था में रहेगा नहीं। जैसे ही इसकी एनर्जी डाउन हो गई, एनर्जी डाउन होने का मतलब है कि अब वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो क्या विद्युतीय क्षेत्र होगा, और विद्युतीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जब हमने देखा था कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या भूचुंबकीय तूफान के समय, भूचुंबकीय तूफान के समय हमारे आयन मंडल पर प्रभाव पड़ता है। वह आयन मंडल पर प्रभाव पड़ने का कारण यह है कि भूचुंबकीय मंडल में भी चुंबकीय गुण है, और हमारा आयन मंडल है उसमें भी विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, इसके कारण। हाँ, वायुमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में। हम्म। प्लाज्मा नहीं, देखो, जिस समय स्टार्टिंग में बैठ जाए, जब स्टार्टिंग में जब नेबुला जो था, स्टार्टिंग का जो नेबुला या जो निहारिका है वह गैसीय अवस्था है। लेकिन नेबुला के ध्वस्त होने के बाद जब तारों का निर्माण हुआ तो तारों में संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, और संलयन की प्रक्रिया के बाद प्लाज्मा अवस्था में पहुंचती है गैसेज। संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकली उससे यह जो पदार्थ है वह पहुंच गई प्लाज्मा अवस्था में। तो आज के समय में अब आप देखो, तारों की जो भी, जैसे आप मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सौरमंडल का। सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, इसके अलावा जो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं या फिर बाकी जितने चीजें हैं, क्या वह मिलाकर भी सूर्य के बराबर है? नहीं है।
तो आप इसी अनुसार आप गणना करो कि जितने भी तारे हैं उन सभी के भी अपने ग्रह होंगे, बट ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलेगा कि जो तारे हैं उसके मुकाबले सभी ग्रह और क्षुद्र ग्रह कंबाइंड रूप से भी उसके बराबर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखो तारे प्लाज्मा अवस्था में है, तारे ऑफ कोर्स होगा, हाइड्रो वो परमाणु का संलयन हो रहा है ना, परमाणु का संलयन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यह हमारा सूर्य है या कोई भी तारा है। ठीक है, स्टार्टिंग में यह गैसीय अवस्था में है, बिल्कुल गैसीय अवस्था में, जब ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ होगा तब यह गैसीय अवस्था में होगी। इसलिए मैंने बोला अभी के समय में, मैंने स्टार्टिंग का नहीं बोला। स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो बोला था अभी के समय में जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें पदार्थों की सबसे अधिक संख्या किस अवस्था में है। ठीक है, तो ये अभी के समय की बात हो रही है। नेबुला जब बना होगा बिल्कुल गैस के रूप में, तो जब ये गैस से जब तारों का निर्माण हुआ, गैस से जब तारों का निर्माण हुआ तो इसके अंदर में संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई होगी। संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद तारों में कौन सी अवस्था पाई जाएगी? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो अब हमारे पास इस पूरे तारे में या ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उसमें कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। बाकी ग्रह शांत हैं, ग्रहों में इतनी ऊर्जा नहीं है, तो उनके पास या तो ठोस अवस्था, तरल अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पे प्लाज्मा अवस्था हमें एक बहुत ही पतली जो परत है आयन मंडल उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे पृथ्वी पर आपको प्लाज्मा अवस्था नेचुरली प्राकृतिक रूप से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे ऊर्जा का स्तर कम है। लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी जैसे 8 ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रहों, सभी धूमकेतुओं को मिला दिया जाए तो क्या वह सूरज के बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, वह उसके पार्ट ही फ्रैक्शन में ही रह जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ सौर मंडल में बात करें तो सौर मंडल में किसकी अवस्था ज्यादा होगी? प्लाज्मा, गैस, सॉलिड या लिक्विड? प्लाज्मा। ठीक है, और इसी तरीके से पूरे मंदाकिनी में तारों की संख्या ज्यादा है, नहीं, तारों की संख्या कम है, ग्रहों की संख्या ज्यादा है, बट तारों में जो पदार्थ है उसकी संख्या, उसकी मात्रा ज्यादा होगी या नहीं? तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी, प्लाज्मा की या गैस की? हाँ, जब स्टार्ट हुआ था ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब सिर्फ नेबुला था, जब सिर्फ निहारिका था जिसमें ऊर्जा बहुत ही कम थी, जब ऊर्जा बहुत ही कम थी तब गैसीय अवस्था थी। जैसे ही यह तारों के रूप में परिवर्तित हुए, तारों के रूप में परिवर्तन के कारण और इसमें हुए नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन की प्रक्रिया के कारण यह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित होते चले गए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बोला था कि आज के समय में इस वर्तमान में कौन सी ज्यादा अवस्था में है। ठीक है, और ये जो 96% है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिकली बोला गया है। ठीक है, मैंने तो मॉडरेट करके 90% तक ले आया। ठीक है, तो 96% जो पदार्थ है वह आज भी प्लाज्मा अवस्था में है। बाकी जितने भी पदार्थ के फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं वह ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। इसमें भी गैसीय अवस्था अधिक होगी क्योंकि जो गैसीय प्लैनेट है उनके पास तत्वों की मात्रा भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली बात हो गई, प्लाज्मा अवस्था है क्या। और एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यह हमेशा ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करेगा। जो सॉलिड अवस्था है उसमें ऊर्जा सबसे कम, लिक्विड अवस्था में ऊर्जा ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा। ब्लैक होल जो है वह ठोस अवस्था में होगा। ब्लैक होल के बारे में बोला जाता है कि वह ठोस अवस्था में होना चाहिए। प्रोटोस्टार जब बन जाएगा तो उसके बाद ठोस अवस्था में पहले पहुंचेगा परमाणु संलयन। हाँ हाँ, प्रोटोस्टार का जो कोर होगा वह ठोस अवस्था में पहुंच जाएगा और जो उसके आसपास के जो चीजें होंगी वह गैसीय अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। प्रोटोस्टार, जिस समय प्रोटोस्टार बन रहा होता है ना उस समय गैसीय अवस्था ज्यादा होगी, क्योंकि तब तक उसमें संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है ना। जैसे ही संलयन की स्टार्ट हो गया, प्रोटोस्टार किसको बोलते हैं? प्रोटोस्टार उसी को बोलते हैं ना जो आगे जाकर स्टार के रूप में परिवर्तित होने वाला है। यानी कि नेबुला जब मिक्स हो गया, नेबुला जब है एक तारों के रूप में ध्वस्त होकर एक जमा हुआ तो वह प्रोटोस्टार है। तो इसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। तो जब तक आरंभ हुई नहीं है, कोर जो है उसमें कुछ ठोस पदार्थ हो सकता है, उसके आसपास में अधिकता होगी गैसीय पदार्थ की।
और जैसे ही परमाणु संलयन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा? प्लाज्मा अवस्था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक कारण है कि वह प्लाज्मा अवस्था में है, जो हमें बाहर का सबसे बड़ा जो एरिया दिखता है वह प्लाज्मा अवस्था के कारण दीप्तमान है। उनके अंदर में जो ऊर्जा है वह परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन के कारण भी है। तो सिर्फ एक कारण नहीं है, दोनों कारण है। ठीक है, परमाणु जो नाभिकीय संलयन है या जो परमाणु संलयन है वह भी उसको ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ में उसी ऊर्जा के कारण प्लाज्मा में पहुंचती है। तो जो हमें हैलो दिखाई देता है, जो प्रभा मंडल दिखाई देता है, उसके लिए ज्यादातर सिर्फ प्लाज्मा जिम्मेदार है। हाँ, किया जा सकता है। उतने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से हो जाती है। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी से प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, प्लाज्मा अवस्था के साथ साथ एक और चीज हमें देखना है, और वह है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन संघनन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये क्या अवस्था होती है इसको देखते हैं। प्लाज्मा अवस्था को तो आपने देखा भी होगा नियॉन बल्ब्स में या ऑरोरा में या बाकी चीजों में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी अवस्था है जिसको आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यह हमारे आसपास में या पृथ्वी पर संभव नहीं है। पृथ्वी पर यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इस पे आते हैं। हाँ, लैब में बना सकते हैं, देख नहीं सकते। लैब में बना सकते हैं, देख नहीं सकते, और लैब में बनाना भी जटिल है। इसलिए आप देखोगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष जो यान है, उसी पे बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बनाना आसान है। क्यों होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने एक चीज देखा था, जब हम सॉलिड अवस्था की बात करते हैं तो सॉलिड अवस्था में जो कण है वह आपस में काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, बट आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऐसा सॉलिड है जिसमें कण आपस में नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह सॉलिड अवस्था में है। आपने देखा था सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास एक ऐसी सॉलिड अवस्था है जहां पे पार्टिकल्स आपस में नजदीक, आपस में क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी वह सॉलिड अवस्था है। ऐसा कैसे होता है, इस पे चर्चा करते हैं। अगर किसी, जैसे हवा का जो डेंसिटी है, हवा का जो डेंसिटी है, हवा की जो घनत्व है, उसके 1/1000 हिस्से, उसके 1/1000 हिस्से, जैसे मान लेते हैं कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर है, तो उसको हम और छोटा कर दे, उसको हम 1000 से डिवाइड कर दे, उसकी डेंसिटी को और कम कर दे। हवा का जो घनत्व है उसके 1000वें हिस्से घनत्व वाले किसी गैस को ले, यानी कि उस गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी। एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि हमारे पास 1 लीटर में अगर हमारे पास 1000 पार्टिकल्स हैं, 1000 पार्टिकल्स हैं, तो हमने इसको चेंज किया, हमने 1 लीटर का एक गैस बनाया, बट इसमें पार्टिकल रखा केवल 1, तो इसकी डेंसिटी 1/1000 हो गई, इसका जो घनत्व है वो 1/1000 हो गया। अब इस गैस के मॉलिक्यूल को या इस घनत्व वाले गैस को हम सुपर कूल करेंगे। सुपर कूल करने के लिए इसकी ऊर्जा निकाली जाती है, लेजर्स वगैरह के माध्यम से, बाकी माध्यमों से इसकी ऊर्जा को निकाली जाती है। ऊर्जा को इतनी निकाल दी जाती है कि इसको पहुंचाया जाता है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं। 273.15, तो इसको -273 रखते हैं। तो इसको इस टेम्परेचर पे ले गए और इसकी ऊर्जा को हटा दिया गया। अब जब इसकी ऊर्जा को हटा दिया जाता है, इसकी ऊर्जा को हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तब यहां पर एक बदलाव होगा, और यह बदलाव होगा इसकी परमाणु की संरचना में। परमाणु की संरचना में कैसे बदलाव होता है कि मान लो ये आपको 2 एटम हैं, सिर्फ इस पूरे
गैस में दो एटम थे, होगा ये कि यह दो एटम एक जैसा नजर आएगा। यह दो एटम मिलकर आपस में एक जैसा नजर आएगा। इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी की ऊर्जा बराबर कर दी गई है। यह अब अलग अलग एटम नहीं है बल्कि एक एटम के रूप में नजर आते हैं और इस एटम को बोला जाता है सुपर एटम। इस एटम को बोला जाता है सुपर एटम। यानी एक ऐसी अवस्था है जहां पे ऊर्जा इनकी लगभग खत्म कर दी गई है या बिल्कुल बराबर हो गई है, जीरो बिल्कुल ऊर्जा कर दी जाती है। और इस अवस्था में जो एटम्स हैं, बोला जाता है कि यह एटम्स आपस में क्लंप कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जब यह जुड़ जाएंगे तब वह दो अलग अलग एटम नहीं बल्कि एक ही एटम के रूप में या एक बड़े एटम के रूप में नजर आते हैं। और उस अवस्था को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसको अचीव करना क्यों मुश्किल है यह मैं बताता हूं। जैसे हमारे आसपास में जब लाइट इस रूम में बंद कर दी जाए, मान लेते हैं इसके तापमान को 0 कर दिया गया, ठीक है, तापमान, बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आ रही है, इसको एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जहां बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आ रही है, लाइट को भी बंद कर दिया गया, फिर भी थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन तो होगी। इस पार्टिकल पे इंफ्रारेड रेडिएशन की एक किरण पड़ जाए, अवरक्त किरणों की एक किरण पड़ जाए, उसी समय यह वापस से चेंज हो जाएगा, वापस से वह गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा, या वह एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अचीव हुआ था वह खत्म हो जाएगा। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी अवस्था है जिसको बनाना इसीलिए पृथ्वी पर बहुत ही कठिन है। क्योंकि मान लो आपने पृथ्वी पर लैब में इसको बना लिया, उस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और मान लो उस पर प्रकाश की एक किरण पड़ गई, लाइट की एक सिंपल रे भी पड़ गई, आपने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बना दिया, उसको फिल कर दिया, ठीक है। अब उसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर में लाइट भी ना जाए। लाइट क्या, इंफ्रारेड रेडिएशंस रेडियो वेव तक ना पहुंचे उसमें। रेडियो वेव आप जानते हो कि बहुत आसानी से दीवार, इन सभी दीवारों और सभी चीजों को क्रॉस करके पहुंच जाती है। वह इंफ्रारेड रेडिएशंस या वह जो रेडियो वेव्स है वह भी उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसलिए इसको अचीव करना लैब में भी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आज के समय में इसको अंतरिक्ष जो स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उस पर बनाया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि उसको पृथ्वी पर बनाया नहीं जा सकता, पृथ्वी पर इसको बनाया गया है, पहले भी बनाया गया है। इस अवस्था के बारे में आज नहीं बल्कि 1920 में ही दो साइंटिस्ट, इंडिया के सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वह की थी, और आइंस्टाइन, उन्होंने इसका फॉर्मूला या इसको अचीव करने की एक जो प्रैक्टिस होगी या इसका जो थ्योरी होगा वह दिया था। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इस अवस्था की गणना इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। ऐसा नहीं कि सत्येंद्र नाथ बोस आइंस्टाइन से मिले थे, उन्होंने अपना पेपर भेजा था और उस पेपर के आधार पर, उस कैलकुलेशन के आधार पर आइंस्टाइन ने इसको प्रेडिक्ट किया था कि एक मैटर की 5वीं अवस्था होगी, और उस 5वीं अवस्था का, क्योंकि इन दोनों का कार्य था, तो इसी के लिए उसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा जाता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को लगभग आई थिंक 2013 के आसपास में इसको बना लिया गया था लैब्स में, ठीक है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को 2013 या 2003 के 6 के आसपास में, ठीक है, उसी समय इसको बनाया गया है। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर की वह अवस्था है जहां ऊर्जा बिल्कुल ही ना के बराबर हो, जीरो हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला ऊर्जा का स्तर आपको याद रखना है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ऐसी अवस्था जिसमें ऊर्जा खत्म हो जाए, और जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी या जीरो के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी सबकी, तो एटम्स आपस में क्लंप कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि नए और बड़े एटम का निर्माण होगा, वह एटम आपस में जुड़े हुए लगेंगे। अभी भी वो अलग हैं। जैसे मान लो इसको जनरली बनाया जाता है रुबिडियम से, रुबिडियम गैस का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी भी वो रुबिडियम ही है, ऐसा नहीं कि मिलके कुछ नया बन गया, अभी भी वो रुबिडियम है, बस उसके जो एटम्स है वो आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वह दो अलग अलग एटम्स हैं, वह सभी सेम लेवल पर है, सेम स्तर पर है, ठीक है। तो ये अवस्था जो होगी जिसमें ऊर्जा शून्य के बराबर हो जाएगी, उसमें ऊष्मा का कोई स्तर नहीं है, वो हमारी कहलाती है, ऐसा माना जाता है कि 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं हो सकता।
0 केल्विन जो है वो लास्ट टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो इसी अवस्था से नीचे नहीं जाया सकता। इसको माना जाएगा कि उसमें ऊष्मा जो है वो शून्य हो गई है, अब इससे नीचे नहीं जाया जा सकता, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, कि इससे नीचे हम टेम्परेचर को नहीं ले जा सकते पृथ्वी पर। ठीक है, हो सकता है ब्रह्मांड में कहीं और हो तो हो जो हमें ज्ञात ना हो, लेकिन पृथ्वी पर इससे नीचे अभी तक टेम्परेचर को नहीं ले जाया जा सकता, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसलिए 0 केल्विन, केल्विन निगेटिव में नहीं होता, केल्विन से सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। -273 केल्विन जो है, -273 केल्विन जो है, सॉरी -273 जो सेल्सियस है वह 0 केल्विन माना जाता है, वह एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है। तो इस अवस्था में जब हम किसी पार्टिकल को ले जाएंगे तब हमें मैटर की पांचवी अवस्था मिलेगी। और देखो प्लाज्मा अवस्था का हमारे डे टू डे लाइफ में यूज है, प्लाज्मा के बल्ब्स और बाकी सारी चीजें बनाई जा सकती है, बट अभी के समय में, मे बी फ्यूचर में हमारे पास ऐसी अवस्था आ जाए, बट अभी के समय में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नॉर्मल लोगों के लिए, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम बना क्यों रहे हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है, हम क्यों इस अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के दो रीजन बताए जाते हैं, दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि इसकी मदद से हम एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह को बनाएंगे जो ज्यादा प्रिसाइज होगा, जो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, दूसरा इसके बारे में बोला जाता है कि अगर हम इस अवस्था को बना लेंगे तो शायद हमें डार्क मैटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसको बनाने के पीछे लक्ष्य यह है कि हमें बाकी मैटर्स जैसे सुपर क्लम्प हो गए हो, मीन्स एक वर्ग का मानना है कि इसको अगर हम अचीव करते हैं, इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शायद हमें डार्क मैटर के बारे में भी जानकारी मिले। तो इसलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया जा रहा है। और उनका मानना है कि अंतरिक्ष के कुछ भाग में, अंतरिक्ष के कुछ भाग में, ब्रह्मांड के कुछ भाग में बोस आइंस्टाइन अवस्था में मैटर मौजूद हो सकते हैं, और इसी के कारण शायद वह इंटरेक्ट नहीं करते या दूसरे हो सकते हैं। तो ये थ्योरीज हैं, इस थ्योरीज को प्रूफ कर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसको नहीं देखते, बट हां अनुमान यही है कि हम इस अवस्था पे पहुंचेंगे तो शायद हमें मालूम चले। तो मैटर की 5 अवस्थाएं हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। 2 और अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन अवस्थाओं में देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है और सबसे कम। ठीक है, और इस सुपर कंडेंस अवस्था में मैटर साथ में मिल जाएगा, एटम जो है, मैटर नहीं एटम, परमाणु जो है आपस में जुड़ जाएगा, और यह अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। क्लियर है, लिखेंगे। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के बारे में मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि मैं मानता हूं आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पदार्थ के बारे में आप खुद जानते हैं, खुद से लिख सकते हैं, मानकर चलो ना। नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी को पदार्थ के बारे में मालूम है। पदार्थ की अवस्था में लिखेंगे, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। बोस 5 अवस्थाएं होती है। पहला लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ लिखेंगे। ठोस, तरल, गैसीय, हाँ साथ में लिख लेंगे एक फ्लो में। ठोस, तरल, गैसीय, प्लाज्मा एवं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या संघनन। बोस आइंस्टाइन संघनन, बोस नाम है, आइंस्टाइन भी नाम है, संघनन या कंडेंसेट बोल सकते हैं। ठीक है, ठोस, तरल, गैसीय, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या संघनन। बोस का हिंदी भी बोस है, आइंस्टाइन का हिंदी भी आइंस्टाइन ही है, कंडेंसेट को संघनन बोलते हैं। ठीक है, ठोस, तरल और गैस के बारे में नहीं लिखा रहा हूं, प्लाज्मा पे लिखा रहा हूं। प्लाज्मा में लिखेंगे, प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है
एक ऐसी अवस्था है जिसमें जिसमें पदार्थ जिसमें पदार्थ गैसीय एवं आवेशित अवस्था में गैसीय एवं आवेशित अवस्था में गैसीय एवं आवेशित अवस्था में पाई जाती हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक उत्तेजित आवेशित और ऊर्जावान स्थिति में मौजूद होते हैं। अत्यधिक उत्तेजित, आवेशित एवं ऊर्जावान स्थिति में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थों से एक चमक निकलती है। फुल स्टॉप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा अवस्था में मौजूद कणों में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा निरंतर परिवर्तित करता रहता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा निरंतर परिवर्तित करता रहता है। कक्षा को ऑर्बिट बोलते हैं। अपनी कक्षा निरंतर परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में पदार्थ अधिकतर, और अधिकतर के बगल में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 96%, अधिकतर प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा टीबी भी होती है। प्लाज्मा टीबी में जो कलर निकलता है वो इसीलिए निकलता है कि उस समय पदार्थ को प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और उस प्लाज्मा अवस्था के कारण उसमें से अलग अलग कलर निकलता है। ठीक है, तो प्लाज्मा टीबी, प्लाज्मा बल्ब्स, ये सभी आज के समय में बनाए जा सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, बस स्विच ऑन करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ये एलईडी पे ज्यादा होगा। एलईडी अलग ढंग से काम करती है। एलईडी जो है वो अलग ढंग से काम करती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलती है बट वो प्लाज्मा अवस्था नहीं होती, वो एनोड डायोड इन सब पे ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ उसका मिक्सअप होता है, बट प्लाज्मा टीबी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल वो प्लाज्मा अवस्था पे काम करेगी गैसों के कारण। ठीक है, अगला इसमें लिखेंगे बोस आइंस्टाइन संघनन या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वॉइस नहीं जा रही क्लियर? वॉइस का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन संघनन, इसमें लिखेंगे
यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें कणों में कणों में मौजूद मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा लगभग बराबर हो चुकी है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की की ऊर्जा लगभग बराबर हो चुकी है। इस अवस्था को बनाने के लिए बहुत ही कम घनत्व बहुत ही कम घनत्व बहुत ही कम घनत्व, जिसमें आप ब्रैकेट में ये लिखोगे बहुत ही कम घनत्व, 1/1000वां भाग वन बाई थाउजेंथ भाग, बहुत ही कम घनत्व वाले किसी गैस को बहुत ही कम घनत्व वाले किसी गैस को ये ओके नहीं लिखा हुआ है, 0 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। वाले किसी गैस को 0 केल्विन वाले किसी गैस को 0 केल्विन वाले किसी गैस को 0 केल्विन पर ठंडा किया जाए और इसमें मौजूद ऊष्मा को लगभग शून्य कर दिया जाए इसमें मौजूद ऊष्मा को लगभग शून्य कर दिया जाए। ऐसी अवस्था में पदार्थ के परमाणु आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसी अवस्था को हम बोस-आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। तो ये तो आपने लिखा ही है। तो ये हमारे दो अवस्थाएं हो गई, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में आप चाहो तो उसके उपयोग में लिख लेना बल्ब, टीवी इत्यादि, ठीक है। तो उसमें आप लिखना चाहो तो ऊपर में लिख लेना बल्ब, टीवी इत्यादि में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम इससे आगे आए तो हमें जो अब देखना है, सबसे पहले हमने देखा पदार्थ की अवस्था क्या होती है। दूसरा जो हमें देखना है वह है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ के हम वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं तो उसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। एक जिनको बोलते हैं शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अगर हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों की बात करें तो शुद्ध पदार्थों में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक जिसको हम बोलते हैं तत्व और दूसरा जिसको बोलते हैं यौगिक। और इस तरफ हमें क्या मिलता है?
मिश्रण। अब हम इस मिश्रण को, आप सभी जानते हो, चीनी में पानी मिला दो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं तत्व और यौगिक के बारे में। तो हमारे पृथ्वी पर कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अगर देखा जाए या सभी रूपे से देखा जाए तो अभी तक हमारे पास 118 तत्व हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, कितने तत्व पाए जाते हैं? नॉर्मली देखा जाता है कि यूरेनियम के बाद जो तत्व हैं वह प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते या प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यूरेनियम आते आते क्या होता है, यूरेनियम में क्या होता है, हमें रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके परमाणु का विखंडन स्टार्ट हो जाता है, परमाणु विखंडन स्टार्ट हो जाता है। वैसे 100 तक जो तत्व हैं वह प्राकृतिक रूप से फिर भी पाए जा सकते हैं। 100 के ऊपर जो तत्व हैं, जैसे आपने वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, तो उस पीरियोडिक टेबल में आप जो देखोगे कि 1 से लेकर 100 तक जो तत्व हैं वह हमें प्राकृतिक रूप से फिर भी पाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वह 92 एलिमेंट्स तक पाए जाते हैं। 92 जो तत्व हैं, जो 92 तत्व हैं वह पाए जाते हैं, जिसमें लास्ट हमारा आता है यूरेनियम, ठीक है। बाकी भी 5-6 जो है, 7-8 जो है वो पाए जा सकते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि तत्व की आखिर क्या विशेषता है, तत्व की क्या विशेषता है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, 92, 105, 118 ये तीनों मैंने क्लियर किया कि कितने हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तत्वों की, अगर हम बात करते हैं तो उसकी क्या खासियत है इसको समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास अगर हीलियम है, हीलियम का मतलब यह है कि हीलियम हमेशा हीलियम ही होगा। हीलियम के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, चाहे आप उसको कितना भी छोटा डिवाइड करो। अगर आप उसके एटम को तोड़ दोगे वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, बट उससे अलग उसमें और कोई रूप नहीं हो सकता। तो तत्व का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े कण तक उसका एक ही गुण होगा। चाहे हाइड्रोजन का आप 1 केजी गैस लो या 1 एटम लो, उन सभी की जो रासायनिक जो गुण है वह सेम होंगे। रासायनिक गुण, फिजिकल गुण चेंज हो सकते हैं, फिजिकल चीजें नैनो मटेरियल्स की बदलती रहती हैं, लेकिन जब हम बात करें रासायनिक गुणों की, तो रासायनिक गुण के मामले में यह देखा जाता है कि कोई भी तत्व हो उसके रासायनिक गुण हमेशा सेम रहेंगे, चाहे वो छोटा तत्व हो या बड़ा तत्व हो। रासायनिक गुण, फिजिकल चेंज हो सकता है, जैसे आपने देखा ग्रेफाइट एक अपरूप है, उसके जब हम नैनो पार्टिकल्स के लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम ग्राफीन पर आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक जो गुण है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक गुण उसकी जो आकृति है उस पर निर्भर हो सकता है, लेकिन जब हम रासायनिक गुणों की बात करें तो कार्बन का 1 एटम हो या कार्बन का 100 केजी एटम हो, उन सभी का गुण हमेशा सेम होगा, वह सभी हमेशा सहसंयोजी जो बॉन्ड है वही बनाएंगे। इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सकते, यह इनमें फिक्स है। तो रासायनिक गुण हमेशा फिक्स होते हैं। 1 केजी सोडियम या 1 एटम सोडियम का सेम केमिकल गुण को लेकर आएगा, सेम रासायनिक गुणों को लेकर आएगा। तो तत्वों के रासायनिक गुण कभी भी परिवर्तित नहीं होते, हर तत्व का एक यूनिक गुण होता है। हमारे आसपास में जो 92 एलिमेंट्स हैं उन सभी की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है, उन सभी का अपना एक गुण है। रासायनिक भी, भौतिक गुण भी कई के अलग होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण भी अलग होते हैं, रासायनिक गुण भी अलग होते हैं, उन सभी की अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी का गुण पहले से फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। सबसे शुद्धतम पदार्थों के रूप में गिना जाता है और वह है तत्व, ठीक है। और हमारे पास नेचुरली अकरिंग, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे 92 तत्व हैं, 92 तत्व पाए जाते हैं। अब यौगिक और तत्व, इनके बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले यौगिक को समझते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है अणु और यौगिक, उसको भी हम लोग देखेंगे। अणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले यौगिक के बारे में बात करते हैं।
यौगिक, यौगिक यानी कि कंपाउंड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। पदार्थ को सब्सटेंस बोलते हैं या मैटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? प्योर और इम्प्योर। ठीक है, तो देखो, अगर हम यौगिक यानी कि कंपाउंड पे आते हैं तो कंपाउंड के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में एक चीज समझना कि कंपाउंड कैसे अलग होता है, और इसको लेकर मैंने बहुत लोगों में कंफ्यूजन देखा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई लोगों का यह मानना है कि पानी जो है वह H2O से बना है, तो उसमें ऑक्सीजन तो पहले से मौजूद है। ठीक है, बट वह ऑक्सीजन नहीं है। आपको यही चीज का अंतर समझना है कि जब हम पानी की बात करते हैं, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O का मतलब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता है। H2O का मतलब हमेशा और हमेशा H2O ही होगा। अब इसका अंतर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन गैस को आप यहां पर रखो, बिना माचिस लगाए भी उसमें आग लग सकती है। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल, अत्यंत अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन जो है वह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। आप किसी बैलून में भर के लाओ, थोड़ा सा हीट बढ़ेगा, वह जल जाएगा, फट के जल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हमारा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इस पूरे पृथ्वी पर, संसार की बात छोड़ देते हैं, इस पूरे पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज जल रहा है, अगर कोई भी चीज जल रहा है तो वह तभी जल रहा है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ में ज्वलन नहीं हो सकता। जो फायर हम देखते हैं, अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पे ज्वलन नहीं होगा, वहां पे कोई भी चीज जल नहीं सकती। तो अगर किसी भी चीज को जलना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही। मान लेते हैं हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दे, वैक्यूम में अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। तो जब तक ऑक्सीजन ना हो तब तक कोई भी चीज जल नहीं सकती। ठीक है, अब आप सोचो, एक ऐसा पदार्थ जो अत्यंत ज्वलनशील है और दूसरा पदार्थ जो जलने में मदद करता है या जिसके कारण ज्वलन होती है, इन दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना H2O, जिसकी मदद से आग बुझाई जाती है। पानी की मदद से आग बुझाई जाती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि पानी किसी पदार्थ पे डाला जाए और जल जाए? पानी से ज्वलन नहीं हो सकता, या पानी जो है वह आग बुझाने के काम आती है, आग लगाने के काम नहीं। अगर कोई चीज ज्वलनशील है, मान लेते हाइड्रोजन है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करो, वह जलेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज जल रही हो, उसके ऊपर में आप पानी डालोगे तो आग जो है वो बुझ जाती है। पानी जो है वह एक बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के रूप में या आग बुझाने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे इस चीज को समझना कि इस H2O में ना तो हाइड्रोजन का कोई गुण है, ना ही इसमें कोई ऑक्सीजन का गुण है। इसीलिए जल में जो मछलियां रहती हैं उनको इससे ऑक्सीजन नहीं मिलता। जल में जो मछलियां हैं उनको H2O में से ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनको वह ऑक्सीजन मिलता है जो ऑक्सीजन के गैस पानी में घुले हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जब मार्केट से कोका कोला, स्प्राइट या कुछ भी लेकर आते हो, जैसे ही आप उसके बोतल के ढक्कन को खोलते हो, आपको उसमें से गैस निकलता हुआ दिखाई देता है। चलो छोड़ो, आप सोचोगे कि नहीं वो हमने देखा नहीं। आप कभी भी देखो, पानी गर्म करना, कभी भी पानी गर्म करना, पानी गर्म करने पे बुलबुला निकलता है। वह बुलबुला है क्या? वह उसमें मौजूद गैस है जो ऊपर की ओर निकल रहा है। जब भी आप पानी को गर्म करते हो, उसमें से जो बुलबुला निकलता है वह उसमें मौजूद गैस है जो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यह सभी चीजें मींस इस पानी में H2O ऑक्सीजन नहीं है, इस पानी में ऑक्सीजन गैस घुला हुआ होता है, और यही यौगिक को अलग बनाता है। आपने देखा
ये ज्वलनशील है, यह आग जलाने में या ज्वलन के लिए जरूरी है, लेकिन इसका जो यौगिक बना इसका अपना गुण है, इसका अपना गुण है कि यह आग बुझाता है। बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है या बिल्कुल भिन्न होगा, बट इसमें कभी भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का कोई भी गुण नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का कोई भी गुण, सिंगल फैक्टर नहीं होगा। यह चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं। हम सभी एक चीज का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। यह एक पार्ट है इसका सोडियम, दूसरा पार्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसको अगर कोई कुछ सेकंड्स तक भी अगर सूंघ ले तो उस व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में एक ऐसा पदार्थ है जिसको सूंघने से आदमी बेहोश नहीं होता। क्लोरीन का ही इस्तेमाल किया जाता था गैस चैम्बर में। जिस समय हिटलर का युद्ध वगैरह जो चल रहा था उस समय लोगों को मारने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। और क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में भी ज्यादा घातक गैस है। क्लोरीन जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में भी ज्यादा घातक गैस है। और दूसरी तरफ हमारे पास सोडियम है। कभी आप सोडियम को पानी में फेंक कर देखना, विस्फोट होता है। आप पानी में उसको फेंक कर देखो, उसमें विस्फोट होगा, ठीक है। या सिर्फ आप हवा में ही रख दो, थोड़ी देर में वह जलने भी लगेगा। हवा में भी रखोगे वह जलने लगेगा। इसलिए सोडियम को स्पेशल प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है ताकि उसको एयर से दूर रखा जा सके। तो सोडियम एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है और क्लोरीन एक अत्यंत घातक पदार्थ है। यानी दोनों एक तरफ से एक्सट्रीम है। इन्हीं दोनों को हम मिलाते हैं और उससे बनता है हमारा नमक, जिसको हम हर दिन हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कभी खीरा पे डाल के, कभी सब्जी में डाल के, कभी नींबू पानी में, कभी कहीं और, ठीक है। तो आप इससे समझो कि इसमें ना तो सोडियम का कोई गुण है और ना ही इसमें क्लोरीन का कोई गुण है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखना, इसके जो भी गुण होंगे वह सिर्फ सोडियम क्लोराइड के होंगे। वह सिर्फ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का होगा। इसमें ना तो सोडियम का कोई गुण होगा ना ही इसमें क्लोरीन का कोई गुण होगा। नहीं तो मालूम चलता आपने सोडियम क्लोराइड खा लिया, सोडियम के गुण से आपके शरीर के अंदर विस्फोट होने लगा, और क्लोरीन गैस, सोचो क्लोरीन गैस बाहर से भी लेना मना है, आपके तो अंदर ही चला गया क्लोरीन। तो यह जो यौगिक है, यौगिक की यही विशेषता है कि उसका अपना विशिष्ट गुण होगा। यौगिक का अपना विशिष्ट स्पेसिफिक गुण होगा और वह उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके जो घटक हैं, उससे बिल्कुल अलग होगा, उससे कोई समानता नहीं होगी। इसीलिए यौगिक को हम एक शुद्ध पदार्थ के रूप में गिनते हैं। शुद्ध पदार्थ होने का मतलब है कि उसका अपना एक गुण है। शुद्ध पदार्थ होने का मतलब यह है कि उसका अपना एक गुण है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं या उसके घटक के गुण उसमें नहीं आते। इसीलिए यौगिक को हम शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। यहीं पे आप मिश्रण को समझ सकते हो। जब हम मिश्रण की बात करते हैं, जैसे आपने ग्लास में नमक डाला, चीनी डाला, नींबू पानी डाला, तेल भी डाल दिया, सभी चीजें मिला दी। जब आप इसको पियोगे तो आपको उन सभी चीजों का टेस्ट आएगा। आपको उसमें ऑयल का भी आएगा, अगर आपने इसमें गन्ने का जूस मिलाया है उसका भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी आएगा, सॉल्ट का भी आएगा, हर चीज का। उसमें आपने लाल मिर्च डाल दिया तो आपको लाल मिर्च का भी टेस्ट आएगा। मतलब अब यह जो पदार्थ बना है इसका अपना गुण नहीं है। इस पदार्थ का, जैसे अगर हमने इसमें कुछ मिक्स किया तो इस पदार्थ का अपना गुण नहीं बना। जैसे आप नमक और पानी का घोल बनाकर पीते हो तो उसमें आपको नमक के गुण भी मिलेंगे, पानी के गुण भी मिलेंगे। नमक और पानी दोनों का गुण मिलेगा, लेकिन आपको नमक पानी का अपना कोई विशेष गुण नहीं होता। नमक पानी का अपना कोई विशेष गुण नहीं होता। यहां यह बिल्कुल अलग है। उसमें हमेशा आपको नमक का गुण मिलेगा और पानी का गुण मिलेगा। इसमें चीनी मिला दो, उसमें चीनी का गुण मिलेगा, ठीक है। तो मिश्रण में अपना गुण नहीं होता। मिश्रण अपने घटकों के गुणों को लेकर आगे बढ़ता है। उसके घटक के गुण जो हैं वह उसको एक अलग रूप देते हैं। लेकिन मिक्सचर का अपना कोई विशिष्ट गुण नहीं होगा। मिक्सचर हमेशा उन्हीं घटकों के गुणों का एक, आप बोल सकते हो कि एक उनका संयोजन है, एक मिक्सचर है।
तो ये अंतर है, इसीलिए इसको अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अशुद्ध होने का मतलब यह नहीं कि गंदा है, अशुद्ध होने का मतलब यह कि पदार्थ शुद्धतम नहीं है, इसका अपना विशिष्ट गुण नहीं है। और जो शुद्धतम शुद्धतम सबसे है वह है तत्व, जो दूसरे नंबर पे है वह है यौगिक, और जो थर्ड नंबर पे है वह है मिश्रण। अब इसमें आपको एक और चीज दिखेगी, एक होती है अणु या मॉलिक्यूल। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अणु या मॉलिक्यूल। अब इसमें आपको दो तरीके के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो H2O भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यह केमिकल रिएक्शन से बना है, यह रासायनिक क्रिया से निर्माण हुआ है H2O का। एक मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन का भी दिखता है, एक मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन का भी दिखता है, एक मॉलिक्यूल आपको क्लोरीन का भी दिखता है। तो इन मॉलिक्यूल्स में और H2O में अंतर क्या है? स्टेबिलिटी की नहीं। हमारे पास, चलिए हमारे पास कुछ यहां पे कंपाउंड हो गए। जैसे मान लो एक H2O है, एक NaCl है, फिर हमारे पास Cl2 है, H2 है, O2 है। तो ये हमारे पास तीन भाई बंधु हो गए इधर वाले, और ये दो हो गए। इनके बीच में अंतर क्या है? इसको मान लेते हैं हमारा ग्रुप ए है, ये है ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में अंतर क्या है? हम्म, इनके बीच का अंतर समझते हैं। H2O, NaCl या इस तरह के जितने भी यौगिक हैं, H2O मिक्सचर कहां से हो गया? H2O यौगिक है। अगर इस प्रकार के जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं जो यौगिक हैं, वह रासायनिक क्रिया के द्वारा बने हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वह ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, या फिर कार्बन अगर बना रहा है तो कोवेलेंट भी हो सकता है, संयोजी भी, सहसंयोजी भी हो सकता है। लेकिन यह जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यह जो मॉलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग तत्वों के, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझाकरण हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ साझाकरण हुआ है। H2O की अलग विशिष्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो Cl2 है उसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन वाली ही होगी, जो H2 है उसकी प्रॉपर्टी H2 वाली ही होगी। हर एक यौगिक एक अणु है, लेकिन हर एक अणु एक यौगिक नहीं है। एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। हर एक यौगिक जो है वह अणु होगा, लेकिन हर अणु एक यौगिक नहीं होगा, क्योंकि यौगिक तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर एक्सचेंज हो चुका है, या कार्बन के केस में, कार्बन एक स्पेशल केस है जिसमें साझाकरण होता है। लेकिन जो यह मॉलिक्यूल्स बने हैं, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के या बाकी किसी के, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में थोड़ी समय के लिए शेयर किया गया है, और इनसे इनकी रासायनिक गुणों पर कोई असर नहीं होता। यह अभी भी क्लोरीन के रूप में ही मौजूद है, इसमें क्लोरीन के गुण पाए जाएंगे। तो अणुओं में उनके जो तत्व हैं उसके गुण पाए जा सकते हैं, ठीक है, और यौगिक जो हैं उनमें तत्वों के गुण पाए नहीं जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण नहीं होंगे, लेकिन H2 में हाइड्रोजन के गुण होंगे, O2 में ऑक्सीजन के गुण होंगे, Cl2 में क्लोरीन के गुण होंगे। तो ये अंतर होगा अणु में और यौगिक में, ठीक है। और इसका कारण क्या है? एक में प्रॉपर रासायनिक क्रिया हो चुकी है, रासायनिक क्रिया के दौरान एक नया यौगिक बना है, एक नया प्रोडक्ट बना है, एक नया पदार्थ बना है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, एग्जिस्टिंग पदार्थ का बस एक कॉम्बिनेशन है कि दो एटम साथ में हैं, इसके अलावा और भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यह अणु और यौगिकों में फर्क है, यह याद रहेगा। चलिए, बिल्कुल ले सकता है, यौगिक भी ले सकता है।
रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, ऑफ कोर्स लेगा। जब रासायनिक क्रिया होगी तो वह बिल्कुल इसमें से टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में जाएगा, लेकिन जब तक एक पदार्थ के रूप में मौजूद है उसका अपना विशिष्ट गुण होगा। जैसे इसी H2O को अगर हम मिला दे दूसरे एसिड के साथ या दूसरे किसी के साथ और इलेक्ट्रोलिसिस और पावर दे दे तो यह अलग कंपाउंड भी बना सकता है, इसमें से हाइड्रोजन अलग भी हो सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया अलग रखेंगे। जो फिजिकल गुण है उसमें बदलाव नहीं होगा। क्या लिखेंगे? पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें इसको पहले आप नोट डाउन कर चुके हैं? किसको? बोर्ड पर से किसको आप नोट डाउन करेंगे? जो लिखा हुआ है उसी को करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तत्व के बारे में। पानी कूल नहीं होता, पानी की जब ऊष्मा हटा दी जाती है तब वह कूल होता है। पानी को आप गर्म कर दोगे वह गर्म भी होगा। पानी कूल कहां होता है? आप गर्मी में कभी टंकी के पानी से नहाओ, आपको मालूम चलेगा पानी कूल नहीं होता। कूलनेस या जो हॉटनेस है वह तो ऊष्मा पे निर्भर करती है। चलिए लिखेंगे तत्व के बारे में। तत्व या एलिमेंट, यह सबसे शुद्धतम पदार्थ होता है। यह सबसे शुद्धतम पदार्थ होता है। यह केवल एक प्रकार के यह केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व तत्व के रासायनिक गुण तत्व के रासायनिक गुण इसकी आकृति या मात्रा पर निर्भर नहीं होते हैं। तत्व के रासायनिक गुण इसकी मात्रा या आकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर लगभग 92 तत्व 92 तत्व पाए जाते हैं। 92 तत्व पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे यौगिक। इसमें लिखेंगे यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के रासायनिक क्रिया के माध्यम से बनते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से बनते हैं। यौगिकों का
यौगिकों का अपना एक विशिष्ट यौगिकों का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। यौगिकों का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। इसके गुण घटक तत्वों के गुण से अलग होंगे या विपरीत भी हो सकते हैं। अलग होंगे या विपरीत भी हो सकते हैं। या विपरीत भी हो सकते हैं। इसे में एक छोटा सा लिखेंगे अणु, मॉलिक्यूल्स। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, अणु बनाते हैं। एक अणु का निर्माण रासायनिक क्रिया या इलेक्ट्रॉन साझाकरण से हो सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन साझाकरण से बने हुए अणु में तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। वहीं रासायनिक क्रिया से बने यौगिकों में तत्वों के गुण मौजूद नहीं होंगे। तत्वों के गुण मौजूद नहीं होंगे। एक और पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक यौगिक एक अणु है, लेकिन प्रत्येक अणु एक यौगिक नहीं है। अगला लिखेंगे, मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से बन सकता है या बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से बनता है। मिश्रण में इसके घटक तत्वों या
इसके घटक तत्वों या यौगिकों के गुण मौजूद होंगे। मिश्रण में इसके घटक तत्वों या यौगिकों के गुण मौजूद होंगे, या यौगिकों के गुण मौजूद होंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जो हमें टॉपिक देखना है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर हम किसी कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन? तो ये सब तो आप लोग जानते हो, इसमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ की अवस्था में अगर कोई बदलाव हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वहीं पे पदार्थ की जो रासायनिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हो या तत्वों उसमें से निकलते हो, तो उसको हम रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी क्रिया है जिसमें नए तत्वों का या नए यौगिकों का निर्माण होता हो। नए तत्वों का मतलब ये नहीं कि हम कोई नया बना लेंगे, बट जो एग्जिस्टिंग था उसमें से फ्री हो जाए। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहले उस ऊष्मा के कारण मोमबत्ती या उसका जो मोम है जो सॉलिड अवस्था में है यानी कि ठोस अवस्था में है, वह तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जैसे ही इसका स्टेट बदला, जैसे ही इसकी अवस्था बदली, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ, ठोस से तरल रूप में परिवर्तित हुआ, तो यह हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। और वहीं पे हमने अभी देखा था कि जो ज्वलन की प्रक्रिया है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि मोम जब जल जाएगा, मोम जो तरल पदार्थ हो चुका है, जब वह जल जाएगा तो वह एक नए कंपाउंड के रूप में या नए यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें होंगे। ठीक है, तो यह एक नए यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और समान भौतिक क्रियाओं के माध्यम से उसको वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो अगर आपने सिर्फ मोम लिया, उसको एक टब में रखा या एक कप में रखा या किसी भी चीज में रखा और उसको आप हीट करो तो वह लिक्विड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको कूल करोगे वह वापस सॉलिड हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने मोम को जला दिया तो क्या वापस से आप उस मोम को ला सकते हो? नहीं, क्योंकि वह अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको आप कितना भी ठंडा कर लो, मान लेते हैं कि आपने एक रूम में या एक बीकर लिया, इस बीकर में या इस पूरे क्लोज में आपने एक कैंडल को रखा, इस कैंडल को आपने जलाया, इस कैंडल को आपने जलाया। धीरे धीरे मेरी ड्राइंग और इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो इस कैंडल को हमने जैसे ही जलाया, इस कैंडल को जलाने से क्या होगा, यह अलग अलग गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मान लेते हैं यह गैस इसी चेंबर में है, इसी में गैस जो है उसको हमने कैद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको स्टार्टिंग में ऊष्मा दी थी, जलाया था, तो यह चेंज हो गया गैस के रूप में। अब हम इसको कितना भी ठंडा कर दे इस चेंबर को, क्या वो वापस से कैंडल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यह वापस से कैंडल के रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि यह दूसरे यौगिक के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो जैसे ज्वलन की जो प्रक्रिया है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें नए यौगिकों का निर्माण हो गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जरूर आप ड्राई आइस के रूप में चेंज कर दोगे, लेकिन वह कैंडल कभी नहीं होगा। उसको अगर कैंडल बनाना है तो उसको विभिन्न केमिकल रिएक्शन से गुजारना पड़ेगा ताकि आप वहां पहुंच पाओ, और वह बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको साधारण प्रोसेसेस से, साधारण प्रक्रियाओं से वापस एक कैंडल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वहीं पे अगर आपने सिर्फ इस कैंडल को मेल्ट किया होता, कि यह कैंडल था, इसको आपने मेल्ट कर दिया, नीचे से हीट लगा के आपने इसको मेल्ट किया है, तो यह मेल्ट होकर लिक्विड के रूप में आ गया, यानी कि तरल पदार्थ में आ गया पिघल कर। इसको आप चाहो तो वापस से ठंडा कर दो, सॉलिड हो जाएगा। तो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया में यह अंतर होता है। भौतिक क्रिया में हम सिर्फ पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन लाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस।
आप बहुत ज्यादा करना चाहो तो उसको प्लाज्मा में ले जाओ, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन इस अवस्था में बस ऊष्मा के स्तर को हम चेंज करते जाएंगे। हमने देखा था जो भी अवस्थाएं हैं वह किस चीज पर निर्भर है, अवस्था जो है वह ऊष्मा के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करती है। जैसे हम उसमें की ऊष्मा खत्म करते जाएंगे उसकी अवस्था परिवर्तित होती जाएगी, ऊर्जा को खत्म करेंगे अवस्था परिवर्तित होगी। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होती है तो एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया यौगिक बनता है, और उससे वापस फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं लाया जा सकता, यानी भौतिक क्रियाओं से नहीं लाया जा सकता। आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, बढ़ा लो, उससे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल और केमिकल चेंज। अब इसके बेसिस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। एग्जाम्पल के रूप में अब इससे आप एक दो चीजों को समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक प्रोसेस है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जंग लगने से इमारतें कमजोर हो जाती हैं, इमारतें जो हैं वह जंग लगने के कारण कमजोर हो जाती हैं। तो अब ये क्यों होता है आप इसको समझ सकते हो। जंग लगना या रस्टिंग क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो पहले मान लेते हैं कि पहले हमारे पास एक आयरन का रॉड जो है वह मौजूद है, एक आयरन का रॉड हमारे पास मजबूत है, उसमें अपना एक स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक मजबूती है। लेकिन जैसे ही इसमें जंग लगती है, जंग लगने का मतलब अब यह आयरन नहीं है, अब यह एक दूसरे यौगिक के रूप में परिवर्तित हो गया है। और यौगिक कौन सा होगा, Fe2O3NH2O, फेरस हाइड्रेट। फेरस हाइड्रेट यानी Fe2O3NH2O, इस रूप में यह परिवर्तित हो चुका है। अब देखो, ऐसा नहीं कि आयरन बहुत ठोस होता है, जो भी धातु है वह बहुत ज्यादा ठोस नहीं होते। धातुओं को ठोस बनाने के लिए उसमें अशुद्धता ऐड की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने जितने भी आयरन के रॉड देखे हैं अपने आसपास में, वह कंप्लीट आयरन के रॉड नहीं होते, वह कंप्लीट आयरन के रॉड नहीं होते, वह विभिन्न मात्रा में उसमें अशुद्धता ऐड की जाती है। जैसे उसमें कार्बन को ऐड किया जाता है। कार्बन ऐसा नहीं कि कार्बन बहुत शक्तिशाली है, कार्बन की अशुद्धता ऐड करने के कारण जो आयरन के जो एटम्स हैं वह अपनी जगह से खिसकेंगे नहीं, वह अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, बस यही काम होता है। कार्बन जो है वह ऐसा नहीं कि उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन बस उस आयरन के मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को अपनी जगह से हिलने नहीं देता। उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज हैं, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज है उसको ऑक्युपाई कर लेता है ताकि वह हिले नहीं। तो स्ट्रेंथ कार्बन के कारण नहीं आता, स्ट्रेंथ आता है उस अशुद्धता के कारण, जो उस कार्बन की अशुद्धता के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि जो अणुओं के बीच की जो स्पेसेज हैं, जो रिक्तिका हैं या जो स्पेस है उसको भर देता है। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक आयरन का रॉड है, इस आयरन के रॉड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अलग अलग अणु होंगे। इन अणु के बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो जगह है, अगर सिर्फ आयरन का रॉड हो तो आपको मालूम है कि आयरन को पीट पीट कर उसका एक शीट भी बनाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो यही यहां पे चेंज है कि इन शीट्स के बीच में क्या भर दिया गया है, कार्बन। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अशुद्धि ऐड कर दी गई है जो इसको ठोस बना चुकी है। और यही काम होता है कार्बन स्टील में या स्टेनलेस स्टील में या बाकी चीजों में। हाँ, इसमें अशुद्धता ऐड की जाती है और इसी को हम मिश्र धातु या अलॉय भी कहते हैं। इसी को हम मिश्र धातु या अलॉय भी कहते हैं। इसमें अशुद्धता ऐड की गई है। तो अब अगले बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि अलॉय में ऐसा क्या चेंज होता है, या कार्बन को ही क्यों जोड़ा जाता है, बाकी किसी चीज को भी जोड़ा जा सकता है, वेनेडियम को भी जोड़ा जाता है, क्रोमियम को भी जोड़ा जाता है, बाकी सभी चीजों को जोड़ा जाता है, मैग्नीज को भी जोड़ा जाता है। काम बस एक सिंपल सा है, काम यह है कि यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको भरना है। अब कार्बन का उपयोग ज्यादा इसलिए किया जाता है, कार्बन एक छोटा अणु, छोटा एक एटम है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको भरने के लिए जो सबसे सुटेबल जो हमारे पास और सबसे ज्यादा मात्रा में जो अवेलेबल है वह कार्बन है। तो इसी के लिए कार्बन का यहां उपयोग किया जाता है।
अब मान लो हमारे पास यह आयरन का रॉड है, इसमें आयरन के जो एटम्स हैं वह मौजूद है। इसके आसपास में जैसे ही मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर से यह रिएक्ट करेगा। आयरन एक मेटल है, आयरन एक धातु है, लोहा धातु है। जैसे ही इस धातु के आसपास में कोई मॉइस्चर होगा और हीट कंडीशन चेंज होगी, मतलब आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के तहत यह जो फेरस है, यह जो आयरन है, वह किस में चेंज हो गया? यह आयरन हाइड्रेट में या फेरस हाइड्रेट में परिवर्तित हो गया। आयरन का अपना गुण था, स्ट्रेंथ जो है वह आयरन का गुण था, बट इसका गुण अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यह आयरन रहा ही नहीं। पहले यह आयरन था और उस आयरन में ऑफ कोर्स हमने ऐड किया कार्बन को, लेकिन अब तो यह आयरन ही नहीं है। और हमने देखा है जैसे ही कंपाउंड के रूप में परिवर्तित होते हैं उसके अपने गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है हाइड्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन को मिला दे, अगर वह H2O बन गया तो क्या उसमें हाइड्रोजन के कोई गुण होते हैं? नहीं। तो ठीक वैसे ही इस आयरन रॉड में पहले आयरन था, आयरन किससे मिल गया? मॉइस्चर से, एक नया कंपाउंड बन गया। क्या अब इसमें आयरन का गुण होगा? तो आयरन का गुण अब इसमें खत्म हो जाता है। और जैसे ही आयरन का गुण खत्म होगा, अब यह स्ट्रक्चर जो है वह कमजोर होता चला जाएगा। बट ऐसा नहीं कि एक ही बार में ढह जाएगा, क्योंकि ऊपर की परत जो है उसमें जंग लगती है। हाँ, अगर एक लंबे समय तक यह रह गया तो धीरे धीरे चीजें खत्म होती जाएंगी, स्ट्रेंथ कम होता जाएगा और ढहता चला जाएगा। इसीलिए इन सभी के ऊपर में पेंट की कोटिंग की जाती है, या जिंक की कोटिंग की जाती है, या बाकी किसी मेटल की कोटिंग की जाती है, ताकि इनके ऊपर असर ना हो। जैसे आयरन पिलर जो है, मेहरौली आयरन पिलर जो है, दिल्ली का जो आयरन पिलर है, वह सिर्फ आयरन का नहीं बना होता। जैसे बहुत ज्यादा लिखा होता है फेसबुक और बाकी जगहों पे कि हम प्योर आयरन का यूज किया गया इसलिए जंग नहीं लगा है। प्योर आयरन को आप 10 मिनट के लिए बाहर रख दो, उसमें जंग लग जाएगा। अभी के मौसम में आप प्योर आयरन को बाहर रखो, उसमें जंग लग जाएगा। तो प्योर आयरन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो वह प्योर आयरन नहीं है, उसमें अलग अलग चीजों का मिश्रण किया गया है, उसमें मैग्नीज से लेकर बाकी चीजों को ऐड किया गया है, जिससे कि उसमें जंग नहीं लगती। अगर उसमें सिर्फ आयरन का इस्तेमाल होता तो जंग लग जाती। ठीक है, तो जो अलॉयज बनाया जाता है, जैसे आपके पास स्टेनलेस स्टील है, जो स्टील है जिसमें जंग नहीं लगती, वह आयरन से बना हुआ है। तो जब अगली बार आप स्टील की थाली में आप खा रहे हो तो आप ये समझो आप लोहे की थाली में ही खा रहे हो। ठीक है, आप वहां पे लोहे का इस्तेमाल कर रहे हो, बस लोहा जो है वह परिवर्तित रूप में है। वह लोहा जो है उसको अलॉय के रूप में, मिश्र धातु के रूप में परिवर्तित किया गया है। उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाया गया, थोड़ा सा क्रोमियम मिलाया गया, थोड़ा सा वेनेडियम मिलाया गया, थोड़ा सा मैग्नीज मिलाया गया, और इन सभी को मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार किया गया जो स्टेनलेस स्टील के रूप में दिखता है। ठीक है, दुनिया में आयरन के जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं वह प्योर आयरन का नहीं हो सकता, वह सभी होते हैं कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील। इनको कार्बन स्टील भी कहा जाता है या स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है। कार्बन इसको एक स्पेशल क्षमता देता है कि वह ठोस बना रहे। कार्बन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा कर दी जाए तो वह फिर भंगुर हो जाता है। भंगुर का मतलब जो आसानी से टूट जाए। तो कार्बन की मात्रा बहुत कम रखी जाती है, 1% से भी कम रखी जाती है। बस वह 1% की मात्रा जो है वह इसको ठोसता जो है वह प्रदान कर देता है। इससे ज्यादा हो जाए वह ठोसता प्रदान कर देता है, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो टूट भी जाएगा। ठीक है, तो कार्बन को एक प्रॉपर मात्रा में इसमें मिलाया जाता है ताकि उसमें वह स्ट्रेंथ भी रहे, वह आसानी से डिफॉर्म ना हो। ऐसा नहीं हो कि आयरन का रॉड लगाया, वो स्टील जो है आयरन का रॉड लगाया और वह चपटा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि वह आयरन में स्ट्रेंथ है बट उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो खिसक जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए कार्बन का इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा ऊष्मा का आप खुद ही सोचो कौन सा होगा। जो अधातु है, अधातु ज्यादातर किस रूप में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। अधातु जो है जो ज्यादातर आपको गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल है, कार्बन जो है वह एक अधातु है। ठीक है, कार्बन अधातु है। ज्यादातर जो अधातु है वह गैसीय रूप में रहते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, कार्बन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी अवस्था में पाया जाता है।
कार्बन सभी अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बाकी जो आपको अधातु दिखेंगे वह गैसीय अवस्था में, जैसे फ्लोरीन को देख लो, क्लोरीन को देख लो, यह सभी किस अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। और जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, ग्राफीन को साइड कर दे, ग्राफीन एक अलग चीज है, ग्राफीन को अगर हम छोड़कर देखें तो जो सबसे बेहतर जो सुचालक होते हैं, सिर्फ ऊष्मा के नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी सुचालक के रूप में हमें देखने को मिलता है धातु, मेटल, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, वह जल्दी ट्रांसफर करेंगे। शुद्ध धातु क्या, अधातु ऐड किया जाता है, नहीं वो अधातु कैसे होगा, आप सोचो 99.8% आयरन है और 0.2% या 0.18% कार्बन है, कौन सा प्रॉपर्टी होगा इसमें, धातु का। इसलिए मैंने बोला कार्बन को बहुत ही कम ऐड किया जाता है, बहुत ही मिनिस्कल, बस वो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको भरा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह धातु ही है। आयरन रॉड को आप देखो, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ट्राई मत करना, ऊष्मा के साथ आप ट्राई कर सकते हो। आप एक कोई भी स्टील का ही एक वो ले लो, जो खाना बनाने में यूज करते हैं ना, करछी वगैरह जो यूज करते हैं, आप उसको कढ़ाई में डाल दो, ठीक है, और छोड़ दो थोड़ी देर, वो पूरा स्टील वाला होना चाहिए, कढ़ाई में छोड़ दो थोड़ी देर, क्या वो पूरा गर्म हो जाता है या सिर्फ वही हिस्सा गर्म होता है जो कढ़ाई में होता है, पूरा गर्म होता है। वो किस चीज से बना है, उसमें तो आयरन की मात्रा और कम है, उसमें वेनेडियम, क्रोमियम, इन सभी की मात्रा ज्यादा है, कार्बन भी है बट बाकी भी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें भी अभी भी 82, 85%, 89% तक भी उसमें आयरन होता है, तो अभी उसमें धातु की ही रहेगी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, नया यौगिक या नया तत्व का निर्माण हो सकता है। इसमें एक जो पदार्थ बनेगा उसका अपना गुण होगा, उसको वापस जो भौतिक क्रियाएं हैं उसके माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर भौतिक क्रिया में हमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन है, सिर्फ आप एक फैक्टर को हटा दो, ऊष्मा, वह परिवर्तित हो जाएगी। सिर्फ हीट को आप हटा दो, गैस है उसको कूल कर दो, गैस कूल होकर लिक्विड बनेगा, उसको और कूल कर दो, सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर पे ट्राई कर सकते हो, एक बोतल पानी लो, फ्रिज में डाल दो, उसकी ऊष्मा खत्म हो जाएगी, वह किस रूप में कन्वर्ट होगा, सॉलिड के रूप में। तो यहां पे सिर्फ एक फैक्टर है, उसी बॉटल को निकालकर बाहर रख देना, 1 घंटे लिक्विड के रूप में चेंज हो जाएगा। तो भौतिक क्रिया आपस में परिवर्तनशील होती है, भौतिक क्रिया में कोई अंतर नहीं होता। रासायनिक क्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको बताना है फिजिकल है या केमिकल। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है, श्वसन प्रक्रिया है, वो फिजिकल है या केमिकल, रासायनिक है। इवोपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो जिसमें भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया यौगिक बन रहा है, वो हमारी कौन सी होगी, रासायनिक क्रिया। और जिसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन है वो भौतिक, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, उससे पहले हम ऑनलाइन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगली कक्षा में लिखेंगे। ऑनलाइन में जिनका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, बाकी लोग बैठे रहेंगे, आपके क्वेश्चंस उन्होंने सुने हैं। कल हम लोग 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दूसरा ग्राफीन। यह दोनों वो टॉपिक होंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। हाँ, कल लास्ट क्लास होगी।
कल लास्ट क्लास होगी, ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है ये वाला वो भी डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस पे। पानी जो है, पानी में जो एडेसिव गुण होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, एक मिनट, बाकी लोग बैठ जाएं, शांत हो जाएं, थोड़े शांत हो जाएं बाकी लोग। नोट्स अपलोड हो जाएगा। देखो, पानी जो है, पानी जो है वो तरल अवस्था में होता है, वो तो ऊष्मा के कारण है। पानी गीला क्यों होता है? पानी गीला होने का मतलब यह है कि जैसे आप देखोगे, अगर मान लेते हैं कि इस ग्लास में पानी रखा जाए, तो ऐसा नहीं कि लिक्विड जैसे ही हम इसमें से निकालेंगे यह तुरंत निकल जाएगा। इसके जो कुछ कण हैं वह इसके सतह पर चिपके हुए रहेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ध्रुवीय बॉन्ड बनता है वह दूसरे पदार्थों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण यह एडेसिव गुण बोला जाता है, या यह किसी से चिपकने की कोशिश करता है, किसी सतह से चिपकता है। तो इसमें बने पोलर बॉन्ड या ध्रुवीय बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। क्या सभी कंपाउंड बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होंगे? आइसोसाइनाइड कभी ट्राई करिए, आइसोसाइनाइड कितना हार्मफुल होता है। ऐसा क्यों होता है कि NaCl में Na और Cl की प्रॉपर्टी नहीं होती? क्योंकि यह एक नया कंपाउंड जब बनता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी वहां पर चेंज हो जाती है। अब वो एक ऐसा कंपाउंड बन चुका है जिसकी जो रासायनिक संरचना है वह बदल चुकी है। दिक्काल का मतलब होता है स्पेस टाइम, स्पेस टाइम फैब्रिक को दिक्काल कहते हैं। यानी कि जो यूनिवर्स है इसके 4 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम, तो इसी को दिक्काल कहा जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का नेचर सेम नहीं होता, हाइड्रोजन बिल्कुल और इसका नेचर बिल्कुल अलग है। एक थोड़ा उसे ऊपर करेंगे, थोड़ा सा नीचे। जो बोस आइंस्टाइन जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सच में काल्पनिक है या सच में जुड़े होते हैं? नहीं नहीं, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है। प्लाज्मा एक मैटर की एक ऐसी अवस्था है, प्लाज्मा मैटर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पार्टिकल्स गैसीय अवस्था में है, साथ ही साथ पार्टिकल गैसीय अवस्था में, साथ ही साथ वह आवेशित भी है। उनके अंदर में उत्तेजना ज्यादा है, वह सुपर एक्साइटेड है, आवेश है और ऊर्जा बहुत अधिक है। साइनाइड आइसोसाइनाइड गैस होता है। पानी विद्युत का सुचालक होता है? नहीं, पानी अगर बिल्कुल प्योर है तो वह सुचालक नहीं होता जब तक कि उसमें अशुद्धि नहीं हो। पानी नॉर्मल केस में अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं माना जाता, लेकिन उसमें अगर अशुद्धियां है तो वह माना जाता है, जैसे सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट हो तो होता है। कुछ गैस है क्या और एलिमेंट्स? हाँ, कुछ गैसेज हैं, कुछ लिक्विड भी पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड भी पाए जाते हैं, तीनों रूप में पाए जाते हैं तत्व। हाँ, केमिस्ट्री में इतना ही है। हाइड देखो, अगर एक क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन धातु है या अधातु है, एक क्वेश्चन होता है हाइड्रोजन धातु है या अधातु है, आप इसको सिंपली इसी से समझ सकते हो कि यहीं से धातुओं की शुरुआत होती है, या यही एक वर्ज माना जाता है कि हाँ, कई बार हाइड्रोजन धातु के रूप में बिहेव करता है, कई बार अधातु के रूप में बिहेव करता है। तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसलिए यह एक अलग एलिमेंट के रूप में है। क्लास 10th वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? क्लास 10th में आता है ये, क्लास 9th 10th में ये बहुत आता है। ठीक है, कल, हाँ कल एमसीक्यू देख लेंगे। NaCl तोड़ने पर पहले का गुण आ जाएगा, अगर केमिकल रिएक्शन करके अलग अलग कर दिया जाए तो होगा, फिजिकल रिएक्शन से नहीं। किसमें किसमें? हाँ,
हवा में जो चिंगारी निकलती है, जो स्पार्क होता है, हाँ, नहीं नहीं, वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स का बस फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होगा जब वैसा मीडियम बन जाए। जैसे मान लो हम लोगों ने बिजली चमकने में भी देखा था कि बिजली चमकने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वहां पे अगर सुटेबल मीडियम है तो वहां पे फ्लो होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकलती है तो उसे ऊर्जा निकलती है। क्या चमक रही है? इलेक्ट्रॉन्स चमक रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को जब छोड़ती है ना, जैसे आपने क्लास 11 12 में एक पढ़ा होगा, बोर स्पेक्ट्रम होता है। बोर स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही कहा जाता है कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगी तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि उस समय वो प्लाज्मा अवस्था में चले गए, बस इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण यह स्पार्क निकलता है, ठीक है। हाँ चमकता है तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है ना। प्लाज्मा भी क्यों चमकता है? प्लाज्मा भी इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षा में परिवर्तन करते हैं। प्लाज्मा अवस्था में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। प्लाज्मा अवस्था में इसलिए चमक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा से निरंतर निकलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लेकिन गैस आवेशित नहीं है ना, और बहुत कम सेकंड के लिए, तो उसको आप प्लाज्मा अवस्था कैसे बोलेंगे? गैस आवेशित नहीं होती है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्किट का पार्ट है, दूसरा सर्किट का पार्ट है। जैसे हमने इसको ब्रेक किया, हमें एक स्पार्क दिखता है, जो चमक दिखता है। वो चमक इसलिए दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बट वह जरूरी नहीं कि हवा के कण है, जो धूल कण है वह भी हो सकते हैं, धूल कण भी हो सकते हैं जो फ्लो कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ही क्लोज है और मीडियम वैसा मिल गया तो उसको लेकर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था होने की एक सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए और कंटिन्यूअस ग्लो होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस ग्लो नहीं है, जैसे वो बहुत ही कम क्षण के लिए है, तो प्लाज्मा अवस्था अगर लगातार होती रहती तब वहां की गैस प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो सकते थे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे मान लो अब ग्रिड है, जहां पे ग्रिड है वहां पे दो सर्किट है, उनके बीच में लगातार फ्लो हो रहा है, तो उस क्षण के लिए वहां की जो गैसेज है अगर लगातार हो रहा है तो प्लाज्मा में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।